नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो नए क्रिमिनल लॉज़ आए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपके जाने-पहचाने डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, बड़ी कृपा की आज आपने अवसर दिया अपने प्रतिष्ठित मंच पर आने का और आपसे रूबरू होने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। सर, ये जो नए क्रिमिनल लॉज़ लागू किए गए हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो कॉलोनियल लेगेसी थी, हमारे जो कॉलोनियल लॉज़ थे, औपनिवेशिक कानून थे, उनको हमने हटाने का काम किया है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ, थोड़ा निकट दृष्टि डालता हूँ इसके ऊपर, तो मुझे तो सारे के सारे कानून वही दिखते हैं। थोड़े बहुत जो हैं वो परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन वो थोड़े बहुत परिवर्तन तो बिना उनको ऊपर-नीचे किए भी हो सकता था। ये सारे कानून जो हैं वो अधिकतर ये देखा जाया गया है इसमें कि वो ऊपर-नीचे कर दिए गए हैं। तो ऊपर-नीचे करने से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन मशीनरी, पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन मशीनरी वो कन्फ्यूज़ अधिक हो रही है। और कोई जो जिसको कहते हैं कि हाँ, उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया गया हो। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अ, जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो इंग्लिश कॉमन लॉ है। और इंग्लिश कॉमन लॉ जो है वो सबको पता है कि उसका ओरिजिन जो है वो चर्च से है। तो जो चर्च का लॉ होता था, जब यहाँ अंग्रेज सबसे पहले आए तो उन्होंने सबसे गंभीर अपराध जो है, यदि हत्या इत्यादि छोड़ दें, तो उन्होंने सबसे गंभीर अपराध माना चोरी को और धोखाधड़ी को। ये उनके लिए सबसे गंभीर अपराध थे। क्यों? क्योंकि वो 10 कमांडमेंट्स में थेफ्ट जो है वो बहुत बड़ा अपराध है। और अ, भारत में तो परंपरा जो है वो संदर्भ की होती है। जैसे हमारे तो भगवान जो हैं, वो भी माखन चोर हैं, चितचोर हैं, रणछोड़ हैं। तो अब उसको कहीं परिवर्तित किया नहीं गया। वो थेफ्ट और चीटिंग वो उसी पेडेस्टल पर है जहाँ थी। और जो आजकल का जो मैं कम से कम मानता हूँ कि जो सबसे गंभीर अपराध है, वो मिलावट है। वो अभी भी नॉन बेलेबल और छोटा पेटी ऑफेंस क्या 1 साल की 6 महीने की सज़ा वाला है। तो परिवर्तन क्या हुआ सर? संजय जी नमस्कार, आपके ऑब्जर्वेशंस और आपके जो टिप्पणियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में और आप अकेले नहीं हैं। एक बड़ा वर्ग इस बात को कहता है कट कॉपी पेस्ट कि ये दरअसल कट कॉपी पेस्ट किया गया है। आपके पहले जो प्रारंभिक संबोधन है उसमें जैसे मिलावट है, मिलावट के बारे में ये कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा सजा थी 6 महीने, अब हमने उसको सबसे कम सजा कर दी है। मैं बहुत प्रसन्न होता संजय जी अगर ये 6 महीने की जगह ये 5 वर्ष हो जाता, क्योंकि महीनों की सजा मिलावट में आजकल हवा से लेकर के पानी तक ऐसी कोई चीज ढूंढना मुश्किल है जिसमें मिलावट ना हो। अरे तो मिलावट में भी मिलावट हो रही है, तो कम से कम ये 6 महीने की इसमें कोई मैं समझता हूं अलंकरण की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें मिलावट की सजा 6 महीने नहीं, इसमें कम से कम 5 वर्ष तो होना ही चाहिए था। अब आपकी बात पे आते हैं, जो सुधार की बात आती है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन था दक्षिण के हमारे कुछ माननीय सांसदों का कि कोई भी अगर अधिनियम संसद में पेश होता है वो इंग्लिश में होना चाहिए। हमने क्या किया, इंडियन पीनल कोड को लिखा है भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट को कर दिया है भारतीय साक्ष्य संहिता। वो ठीक है, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल कहें, लेकिन कुछ जो चेंजेस आए हैं, कुछ इन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम चले बहुत और पहुंचे कहीं नहीं। जैसा आपने कहा मिलावट होना चाहिए था। अब इंडियन पीनल कोड जैसा कि शब्द कहता है कि दंडात्मक एक प्रारूप से शुरू होता है और होना भी चाहिए। 1860 में 1857 की पहली स्वतंत्रता की क्रांति के तुरंत बाद तो जो सामंती व्यवस्था और क्रूरता थी वो पूरी तरीके से इंडियन पीनल कोड में परिलक्षित होती है। तो अब जो सबसे पहली प्राथमिकता आती है संजय जी, उन्होंने महिला अपराधों को लेकर के किया है, अच्छा प्रयास किया है। 2-4 चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं, जैसे रेप को लेकर के 20 साल, गैंग रेप अगर माइनर से हो मृत्यु दंड। इसके अलावा जो भी उसके एविडेंस और डॉक्यूमेंट्रीज होंगी वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी।
इसके अलावा अगर किसी ने रेप सर्वाइवर का नाम अगर खोल दिया तो 2 साल की सजा का प्राविधान है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेप सर्वाइवर की न सिर्फ नाम खोल देते हैं, उसकी फोटो, उसका पता भी टीवी जर्नलिस्ट दिखा देते हैं अति उत्साह में आकर के, तो उसमें 2 साल की सजा है। इसके अलावा महिलाओं के साथ जो पर्स छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे, चेन छीन लेते थे, उसको स्नैचिंग कहते थे। जो बड़े उदार थानाध्यक्ष थे वो उसको धारा 392 में पंजीकृत करते थे, और जो सामान्य थे कहते लिख के दे दीजिए हम देख लेंगे, अपराध पंजीकृत ही नहीं होता था। तो स्नैचिंग को एक अलग उन्होंने कर लिया है। तो ये जहां तक है सार्थक बातें वो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ उल्लेखनीय बिंदु है अगर उसके ऊपर हमारे संजय जी, देशद्रोह के ऊपर बहुत था ये, अरे साहब देशद्रोह, सेडिशन चार्जेस, वो ठीक है सेडिशन अब समाप्त हो गया है, लेकिन सेडिशन अगर समाप्त हो गया है तो 2 चीजें अगर देख लें, राजद्रोह और देशद्रोह। राजद्रोह ये है कि अगर निर्वाचित सरकार की आप आलोचना करते हैं तो वो अब दंडात्मक नहीं कहा जाएगा, लेकिन देशद्रोह जो है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, वो यथावत मौजूद है और 7 साल तक की सजा उसके अंदर है। इसको हम हल्के में ना समझें। इसके अलावा आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून थे। यूपी में था यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, गुजरात में गुजकोका था, महाराष्ट्र में मकोका था। इस एक्ट में यह था संगठित अपराध को चिन्हित किया गया है और टेररिज्म को भी चिन्हित किया गया है, जी, उनकी जी। परिभाषाएं दी हैं। तो ये तो चीज अच्छी है। और मकोका और गुजकोका का जो समावेश है, जो अच्छी बातें हैं उन सबका समावेश करके इसमें शामिल किया गया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं कि जो लॉ कमीशन की, इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की जो विभिन्न जो ऑब्जर्वेशन थे, जजमेंट्स थे, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, उनका भी समावेश इनमें किया गया है। मसलन 497 सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हटा दिया था, उसको अडल्ट्री को खत्म कर दिया गया है। और उसके साथ ही दूसरा है कि अगर कोई संभोग तथ्य छुपा करके, झुठला करके, वर्गला करके करता है तो उसमें भी बड़ी गंभीर सजा उसमें दी गई है कि वर्गला करके अगर कोई संभोग आदि करता है तो आप समझ रहे होंगे कि जो एक सामाजिक एक कुरीति है उसको लेकर के इन्होंने एक प्रयास तो किया है, अभिनव किया है। लेकिन तो इससे लव लव जिहाद कवर होता है। लव जिहाद पूरी तरीके से कवर हो जाता, हालांकि लव जिहाद का उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल आपके लव जिहाद को पूरी तरीके से इसको कवर करते हैं और आच्छादित करते हैं। तो ये एक संतोष का विषय है। एफआईआर के ऊपर आपको जान के संतोष होगा कि एफआईआर लिखाने में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि प्राण जाए पर एफआईआर ना हो। प्रत्येक थानाध्यक्ष की ये अवधारणा रहती है कि एफआईआर किसी कारण ना हो। तो अब उसमें यह कर दिया है कि एफआईआर मौखिक, यानी ओरल, ईमेल के द्वारा, लेटर के द्वारा, और एक जो नया प्राविधान आया है वो है ई एफआईआर, कि आप ई एफआईआर कर सकते हैं, और जीरो एफआईआर का भी प्राविधान है। जीरो एफआईआर ये है कि हम ट्रेन से चल रहे हैं, हमें मालूम नहीं कहां है, हमने जाकर के निजामुद्दीन में कहा साहब आप चले तो हैदराबाद से थे, उनका आप कहीं से चले था, लेकिन अब आप एफआईआर नोट कीजिए, 24 घंटे में वो एफआईआर गंतव्य पे पहुंच जाएगी, और गंतव्य पे पहुंचने के बाद उसकी जांच शुरू हो जाएगी और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये अब उम्मीद की जाती है। अब आप ये बताएं, ये एफआईआर के प्राविधान तो धारा 154 सीआरपीसी में भी पहले थे, क्या एफआईआर हो जाती थी? हमने प्राविधान तो बदल दिए, लेकिन अगर एफआईआर हमने ई एफआईआर कर दिया, ठीक, हमने ओरल एफआईआर कर दिया, हमने जीरो एफआईआर कर दिया, लेकिन एक क्लॉज ये कर देते, अगर किसी थानाध्यक्ष ने एफआईआर नहीं लिखी, जानबूझ करके नहीं लिखी, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? एक थोड़ा सा समावेश अगर आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूं कालांतर में ये जरूर आएगा। दूसरी चीज जो एक और डीके बसु ये केस में सर आपको याद हो, 1 मिनट में यहीं पे आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि जी ये जो एफआईआर का दर्ज करना और ना करना, जी ये स्टेट लेवल पे भी इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव क्रिएट करता है। कि यदि जैसे मुझे पता है, मैं होम डिपार्टमेंट में जब काम करता था तो जी हाँ, ये जी हाँ। विषय आया था इसके ऊपर। बाकायदे एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये चर्चा हुई थी कि देखिए हमने ये आदेश दे रखा है और हम बहुत ही स्क्रूपुलसली इसको फॉलो कराते हैं कि कैसी भी एफआईआर हो दर्ज होनी चाहिए। उसके कारण जो आपका जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें हमारा रिकॉर्ड खराब है। हम सबसे खराब बताए जाते हैं, जबकि सब जानते हैं कि राजस्थान जो है वो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण है। उत्तर जी प्रदेश जी हमसे आगे
चल रहा है, एफआईआर जो है उनके यहाँ कम है, हमारे यहाँ अधिक है। तो ये जो एक टेंडेंसी है कि इसको एब्सोल्यूट नंबर में दिखाना, तो इसके लिए ये स्टेट लेवल पे भी ये डिसइंसेंटिव क्रिएट होता है और वो इनफॉर्मली लोगों को कहते हैं कि अरे भाई छोटी-मोटी मत लिखो या इस तरह की कम करो। तो वो अपनी क्राइम कम दिखाने के लिए थानेदार जो है वो इसको रिज़ॉर्ट करता है। यदि आप थानेदार को इस बात पर रिवॉर्ड करेंगे या पनिश करेंगे कि आपके यहाँ क्राइम कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या इंसेंटिव है एफआईआर लिखने का? संजय जी, आपने दरअसल उस चीज के ऊपर इशारा किया है जो अब आज पुलिस की उप संस्कृति के डीएनए में आ चुका है। यानी अपराध पंजीकरण, आप हमारे दुश्मन हैं या दोस्त हैं? अपराध लिखाने का मतलब जाके जब आदमी पहुंचता है तो ऐसा रौद्र रूप थाना तक धारण कर लेता है जैसे यमदूत का यमराज के दर्शन हो गए हैं। एफआईआर लिखाने आ गए हो सुबह सुबह। तो एक तो ये जो थानाध्यक्ष की जो हॉस्टिलिटी है, पुलिस विभाग की हमारी जो इंटरनल हॉस्टिलिटी न लिखाओ, और लीडरशिप की मूक सहमति इस चीज को देने की है। आज जब हम हर चीज सुधार रहे हैं तो इस चीज को देख रहे हैं कि जो रिलक्टेंस है एफआईआर लिखने में और एफआईआर न लिखने को दंडित न करने की, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अगर आ जाता भारतीय न्याय संहिता में तो मैं बहुत प्रसन्न होता। अब ये देखें इनेबिलिटी, हमारे यहाँ एक डीजी थे आईपी, बड़े यशस्वी, एनएस सक्सेना, निगमेन सेन सक्सेना। उन्होंने चौधरी चरण सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा हमें 1 साल का मौका दे दीजिए, हम सही एफआईआर लिख लें। उनका चलो छूट है, तुम कर लो। 1 साल में मान के चलिए उत्तर प्रदेश में अपराध कितने गुना बढ़ गया? 7 टाइम्स, 7 गुना अपराध बढ़ गया, क्योंकि खुली छूट दे दी गई। वो तो चलिए वो जमाना दूसरा था, एनएस सक्सेना साहब रोज नहीं आते हैं, ऐसा दबंग सीएम भी रोज नहीं होता है। लेकिन जब 7 टाइम हो गया, उसके बाद तो ये हो गया कि एक और दौर आया, मैं नाम नहीं लूंगा न डीजीपी का न मुख्यमंत्री का। जब क्राइम बढ़ा दिखाई पड़ा तो मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीजी साहब ये अपराध बढ़ रहा है, तो उनका साहब हमने सही पंजीकरण किया है, ये वो परिलक्षित कर रहा है। तो सीएम महोदय का कहना था, श्रीमान डीजी साहब, क्या आपके पहले इतने डीजी थे सब निकम्मे थे, नालायक थे? आप ही सबसे ज्यादा काबिल डीजी हुए हैं। आप ही सबसे ज्यादा काबिल डीजी हैं कि आप सही पंजीकरण कर रहे हैं, उसके पहले सब लोग क्या जो है अल्पीकरण करते थे, मिनिमाइज करते थे। डीजी साहब ने कहा यस सर मैं समझ गया, कल से अपराध नहीं बढ़ेंगे, कल से अपराध नहीं बढ़ेंगे। और एक सर्कुलर जारी हुआ, अब मैं चाहूंगा सर्कुलर की लैंग्वेज पढ़ लें। एसपी को लिखा, जब मान लीजिए एसपी मथुरा, आपके यहां डकैती के 2 अपराध पंजीकृत हो गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपका अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण नहीं है, क्यों न आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। आपके यहां 2 डकैती के अपराध पंजीकृत हो गए विगत 15 दिनों में, इससे स्पष्ट होता है कि आपका अपराध एवं अपराधियों पे नियंत्रण नहीं है, क्यों न आपके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए। एसपी ने एक लाइन कहा, मैसेज मैसेज क्लियर हो गया उनको। मैसेज क्लियर हो गया। भविष्य में सर अपराध पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। डकैतियां तो पड़ती रहेंगी, लेकिन अपराध पंजीकृत नहीं होगा। अ, तो आपने जिस तरफ संकेत किया है सर, ये जो महामारी है पुलिस की और जनता के बीच की जो दीवार, नॉन रजिस्ट्रेशन, आपने बहुत अच्छा किया, ईएफआईआर कर लिया आपने, वो भी कर लिया, ओरल आपने ईमेल से भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर एनफोर्स नहीं होता है, जो एसओ नहीं करता है, एक लाइन ये भी हो जाता, फिर उससे कार्रवाई, क्योंकि धारा 154 जो सीआरपीसी की पुरानी थी, 155 सीआरपीसी में ये है, वन हु इज एग्रीव्ड बाय द नॉन रजिस्ट्रेशन कैन गो टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड हु शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ। वो अपने को संतुष्ट करेगा, कैसे करेगा? या तो स्वयं जांच करेगा या किसी अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी से उसकी जांच कराएगा और अपराध पंजीकृत कराएगा। तो संजय जी ये जरा चेक्स एंड बैलेंसेस अगर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि इतनी पुरानी 150 साल पुरानी बीमारी जो पुलिस विभाग की है, नॉन रजिस्ट्रेशन की, मिनिमाइजेशन की, आई होप उसको भी हम एड्रेस कर पाए। इसका तो कुछ वो उल्टा होना चाहिए ना कि भई जो एनसीआरबी जो है वो हाइलाइट करती है कि सब अपराध बढ़ गए। तो मेरे ख़्याल से एनसीआरबी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कोई ऐसा वेटेज बनाना चाहिए, कोई इस तरह की रिसर्च करनी चाहिए कि भई यहाँ पे नॉन रजिस्ट्रेशन का वेटेज क्या है? और आपने आप मान लीजिए संजय जी, एक्स जी एक्स नंबर जी, ऑफ हुए तो हमने वेटेज निकाल रखा है 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जहाँ पे 100% होते हैं वहाँ पे वेटेज जो है हम उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का होना चाहिए, जो माइंडलेसली बिल्कुल करते होना हैं तो चाहिए। पॉलिटिकल मीडिया जो है वो पॉलिटिशियंस पे या जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर दबाव डालता है। तो मेरे विचार से एनसीआरबी में भी रिफॉर्म होना चाहिए।
आपने जो बात कही है यूपी पुलिस रेगुलेशंस में, ये जो पैरा 167 था उसमें यही स्पेसिफिकली था, अनड्यू रिलायंस ऑन स्टैटिस्टिक्स कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। और ये अंग्रेजों के जमाने का था, हमारे टाइम का नहीं था ये, कि अनड्यू रिलायंस ऑन स्टैटिस्टिक्स कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, कि बहुत ज्यादा आंकड़ों पे मत जाइए। और आंकड़ों का इंटरप्रिटेशन, आप इतने चैनल में जाते हैं जो हमारे विद्वान पॉलिटिकल, यूपी इज नंबर वन, राजस्थान, अरे आप यूपी को पौंडीचेरी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? यूपी और राजस्थान को गोवा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हर क्राइम के हेड को पॉपुलेशन से भाग दीजिए और आप देखिए पर लाख कितने मर्डर्स हैं, पर लाख कितनी डकैती है, पर लाख कितने डाउरी डेथ्स हैं, वो रियल स्टैटिस्टिक्स क्राइम का आएगा। वरना 100 पूरी चूरी भी आकर के यूपी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यूपी इज लाइक अ कंट्री, राजस्थान इज लाइक अ कंट्री। तो इस तरीके से एनालिसिस के, अब एनसीआरबी ने इस डेटा को कर दिया पर लाख ये इतना रहा, पर लाख इतना रहा। वरना आप यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम है इंडिया में, वो तो होगा ही, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, वहां तो क्राइम सबसे ज्यादा वैसे भी होगा, लेकिन 25 पर करोड़ की लाख, पॉपुलेशन है सर। सर, तो उसको सर जब पर आप लाख से जो डिवाइड करेंगे तो वो रियल रिफ्लेक्शन और इंडिकेटर ऑफ क्राइम का सिचुएशन का वो बताएगा। लेकिन सर इसमें एक देखिए बहुत सारी जी, अच्छी चीजें भी आई हैं, और उन अच्छी जी। चीजों में अगर हम देख लें एक कि थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन और कर जी, लेता जी, हूँ। जी, ये जो आपने अभी बताया कि टेररिज़्म को डिफ़ाइन कर दिया गया है। मैंने भी देखा उसको, टेररिज़्म को डिफ़ाइन किया है। तो अब जो प्रोविज़न है, जो लॉ का प्रोविज़न है कि स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द जनरल। जी, तो अब इसमें क्या यूएपीए में, क्योंकि यूएपीए के जो दूसरे प्रोविज़न है, प्रोसीजरल प्रोविज़न है, वो स्ट्रिक्ट है और आईपीसी के प्रोसीजरल प्रोविज़न तो सीआरपीसी से ही आते हैं। जी। तो ये क्या दोनों में करेंगे, एक में करेंगे, कैसे करेंगे ये इसको? दोनों पे आप याद करें, जब पोटा और टाडा था सर, तो आप पोटा टाडा भी लगाते थे, आईपीसी भी लगाते थे, अदर एक्ट, एक्साइज एक्ट वगैरह है, ओपीएम एक्ट है वो भी लगाते थे। तो आप सभी लगाते थे। आप याद करें कि जैसे मान लीजिए एक टेररिस्ट आपने 1999 के पहले पकड़ा, तो तब आपका शायद शायद टाडा था। जी हाँ। टाडा था तो टाडा भी लगाते थे आप आईपीसी भी लगाते थे, आप एनएसए भी लगाते थे। उसके बाद पोटा आ गया सर, आपने फिर पोटा लगाना शुरू किया, आईपीसी भी लगा दिए। जहां पर क्योंकि कन्फिस्केशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंसेस वगैरह वो पोटा टाडा में था और वो बाकी जनरल एक्ट्स में नहीं था। तो मद्देनजर सारे एक्ट्स को रेड विथ आईपीसी सेक्शन सच एंड सच सच एंड सच, उसके हिसाब से केस रजिस्टर हो जाता था सर। और हम लोग तो एक काम और कोई करते थे कि जिसको कहने का है कि जैसे सिगरेट के बट को बुझाते हैं, कि दबा करके पैर से रगड़ देते थे एनएसए। पहले पहला प्रसाद है एनएसए, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, मैंने देखे पहले 1 साल तो तुम अंदर जाओ। उसके बाद टाडा के अंदर 6 महीने का रिमांड एक्सटेंड कराते थे, और उसके अलावा फिर चल अचल संपत्ति कुर्क होती थी। और आप याद करें सर, कन्फेशन की बातें हम भूल जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कन्फेशन आप बिफोर ए गेस्टेड ऑफिसर वॉज एडमिसिबल इन पोटा एंड टाडा। ये भी था कि अगर कोई पोटा टाडा दुरुपयोग करेगा सेक्शन 4 के अंतर्गत, उस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी सर। वो भी ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस थे। इसमें सर क्या हुआ, एविडेंस एक्ट पे अगर हम आए, तो एविडेंस एक्ट पे केवल 170 सेक्शन है, बस 1 मिनट में इसका डिस्कशन खत्म हो जाएगा। 5 सेक्शन हटा दिए गए हैं और 23 एमेंड कर दिए गए हैं। और कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 24-25 एविडेंस एक्ट का, वो यथावत है। उसमें कोई भी नहीं कि कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी एडमिसिबल इन लॉ। अब इसको अच्छा कह ले बुरा कह ले, लेकिन अगर ये कह देते कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय वीडियोग्राफी इन फ्रंट ऑफ अ गेस्टेड ऑफिसर और एसपी रैंक ऑफिसर, वो एडमिसिबल हो जाएगा। तो आज के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में मैं इसको उचित मानता था। ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी संभावना थी, बिफोर अ गेस्टेड ऑफिसर विद पुलिस, डिप्टी एसपी एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, आप चलिए एक सेफ गार्ड और लगा दीजिए। लेकिन इसमें कुछ न कुछ अब नया आना चाहिए था, कि वीडियोग्राफी भी हो और कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, वीडियोग्राफ। और बहुत आप चाहें तो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी बुला ले सर, क्योंकि हम पंचायतनामा कराते ही कराते हैं, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराते ही कराते हैं, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका वहां रहती ही रहती है। तो इसके ऊपर जरा विचार हो जाता। अब कालांतर में हो सकता है देखिए शायद इस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन सवेरेली किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने दिया हुआ इकबालिया बयान अस्वीकार्य होगा, तो इसके ऊपर विचार करना मैं समझता हूँ अप्रासंगिक नहीं। तब पुलिस वाले आते थे, जो लठैत हवलदार चौधरी लाखन सिंह और इंस्पेक्टर माधव सिंह, अब वो नहीं है। अब तो सर एमबीए आ रहे हैं, एलएलएम एलएलबी आ रहे हैं, बीटेक एमटेक आ रहे हैं।
तो ये लड़के और ये लड़कियां जो आ रहे हैं सर, इनसे कम से कम कुछ तो विश्वास किया जाए इनके ऊपर कि ये घालमेल नहीं करेंगे। जी। और एक और भी बिंदु जो बनता है, जैसे आपने वजीको का, एमको का और इनके बारे में बताया। अ, ये तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य है कि बहुत सारे जो प्रदेश थे जिनमें ये लागू नहीं हो पाया। मुझे तो ध्यान है कई प्रदेश जो लागू करना चाहते थे, राजस्थान लागू करना चाहता था, तो उस समय सरकार दूसरी थी केंद्र में, तो उन्होंने उसको चूँकि उसमें प्रेसिडेंशियल असेंट चाहिए होती है, तो जी सर, जी सर। प्रेसिडेंशियल असेंट नहीं मिली लंबे समय तक। तो जी, अब वो जी। ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का कम से कम जो उसकी जो परिभाषा है, वो हो जाने से आईपीसी में जो भी राज्य चाहेगा तो उसका उपयोग कर सकेगा। बिल्कुल और सर। ये तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 2 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं क्योंकि मैंने राजस्थान पुलिस एक्ट स्वयं ड्राफ्ट किया था। आई वाज़ द मेन पर्सन हू ड्राफ्टेड द राजस्थान पुलिस एक्ट। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। और उस समय मैंने 2 प्रावधान जो थे उसमें डाले थे, विटनेस प्रोटेक्शन और विक्टिम रिहैबिलिटेशन। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय इस पर बहुत विचार चल रहा था, यूएन के रेज़ोल्यूशंस भी हैं इसके ऊपर। तो अब इसमें मैंने देखा कि विटनेस प्रोटेक्शन का प्रावधान तो किया गया, किया गया लेकिन सेक्शन 328 में। जी हाँ, मतलब सीआरपीसी क्या, वो बीएनडबलएस, बीएनएस, बीएनडबलएस ये भी एक भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तो सर। बीएनएस और जी, बीएनडबलएस, तो जी, बीएनडबलएस में, लेकिन जी। वो स्कीम तो इन्होंने बनाई नहीं और स्कीम पूरा देखने की वो पूरा सर, स्कीम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी। स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है सर। इसको अब स्ट्रक्चर मैं करना आपको होगा सर। अपना अनुभव बताता हूँ सर। जी, जी, जी। मैंने जब ये इसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया, तो इन दोनों प्रावधानों का ज़बरदस्त रेज़िस्टेंस हुआ, और कहाँ से हुआ? पुलिस डिपार्टमेंट से। अच्छा, अरे! और उन्होंने अपना सारा जितना भी वो लगा सकते थे, उन्होंने लगा के, और जब सेलेक्ट कमिटी में गया तो वहाँ सेलेक्ट कमिटी से उसको हटवा दिया। तो अब यदि आप पूरा जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आप स्टेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, वहाँ तो सब जगह यही होगा, वो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो जो है वो बनेगी उसी तरह से, जबकि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सही बात पूछे तो वो तो पुलिस को मदद करती है। इट इज़ हेल्पफुल टू द पुलिस फॉर सिक्योरिंग कन्विक्शंस। आपने बिल्कुल सही कहा, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम किसी भी गंभीर, पारदर्शी जूरिस्प्रूडेंस में और न्यायिक व्यवस्था में एक अनिवार्यता है। हमारे कितने केस इसलिए फेल हो जाते हैं कि गवाहों की हत्या हो जाती है। गवाहों, और वो भी उन गवाहों की जो क्लास 1 ऑफिसर्स हों, जैसे कि इलाहाबाद में कस्टम कलेक्टर की हत्या हो जाए या किसी अन्य पुलिस अधिकारी की हत्या हो जाए। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये ज़रूरी था कि जो क्लॉज़ 328 में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम रखा था, लेकिन उसको स्टेट के ऊपर डाल दिया। बेहतर ये होता कि उसकी यूनिफ़ॉर्मिटी के लिए सेंटर ही इसकी गाइडलाइंस दे देता। बजट तो निसंदेह स्टेट देगा ही, बजट के अलावा बाकी जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स थे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के, उसको भी सर स्टैट्यूट में ही अगर इनकॉर्पोरेट कर लेते, तो वो बेहतर रहता। अब जो इनर्ट रिलक्टेंस है, जैसे एफआईआर हम नहीं करेंगे, विटनेस का हमारा क्या, हम कब तक छाती से लेके बैठे रहेंगे डेडवुड को? अरे भाई सुनवाई होगी, तुम जो बहुत से बहुत क्या होगा? एक्विटल हो जाएगा। एक्विटल हो जाएगा तो हमारी सेहत, मैं ऐसे पुलिस ऑफिसर कह रहा हूं, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? जो जनरल थिंकिंग होती है। वास्तविकता ये है कि अब जैसे आपने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के हम सिग्नेटरी हैं, और उसके मद्देनजर ये सर एक अनिवार्यता है कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम लागू करें, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की भी ये एक अनिवार्यता है कि इसमें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्वस्थ रूप में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और नकारने के लिए तो मैं 10 कारण गिना सकता हूं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कितनों को पालेंगे, कितने लोगों की जो है हम अरमान पूरे करेंगे। लेकिन कष्ट जरूर होगा, पैसे जरूर खर्च होंगे, लेकिन जो अनिवार्यता है वो अनिवार्यता है, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये होना चाहिए। जी। और विक्टिम रिहैबिलिटेशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, वो है नहीं। विक्टिम रिहैबिलिटेशन तो पूछ लीजिए कि अब उसके बारे में अगर हम कहें तो वो बहुत कटु बात हो जाएगी। विक्टिम रिहैबिलिटेशन का कोई रोड मैप, कोई प्लान, कोई ड्राई रन,
कोई किसी तरह की कोई परिकल्पना, कोई हाइपोथेसिस भी किसी के पास है? आपने तो कर लिया, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, आपने इस पे चिंतन किया है, वार्ता की है, कार्यशालाएँ की हैं, करवाई हैं। लेकिन एक औसत अधिकारी से बात कर लें कि विक्टिम रिहैबिलिटेशन का तात्पर्य क्या है? तो जानते क्या है? ये क्या जगह है दोस्तों? जी। एबीसीडी नहीं मालूम होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत क्या है? केस हो गया, चार्जशीट हो गया, मामला खत्म, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वास्तविकता ये है कि ये लॉन्ग टर्म विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए न सिर्फ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम और सिक्के का दूसरा पहलू विक्टिम रिहैबिलिटेशन, बिना इन दोनों के आपका जूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस विशेष करके ये कारगर नहीं होगा, क्योंकि शासन, प्रशासन, पुलिस की विश्वसनीयता पे ही जब प्रश्न लग जाएगा कि हमारी सुरक्षा का क्या और हमारा जो पुनर्वास होगा उसके बारे में अगर कोई चिंतन नहीं है, तो हम तो निश्चित मारे जाएंगे। अतीक, मुख्तार, इस तरीके के शातिर बदमाशों से जो गवाही देगा, तो उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा क्या? उसका रिहेबिलिटेशन नहीं होगा? ये तो वो यक्ष प्रश्न है जिसका कि उत्तर मैं समझता हूं कि सभ्य समाज को देना ही पड़ेगा, और उसके हक में देना होगा जिसने इतना साहस किया है कि बाहुबलियों के विरुद्ध साक्ष्य और वो एविडेंस दिया है। जी, जी, वो हमें ध्यान है ना मुख्तार अंसारी का जो वो केस हुआ था और जिसने उनकी लाइट में एलएमजी ज़ब्त की थी। जी, जी, जी। वो जो ऑफ़िसर था उसके साथ क्या हुआ? शैलेंद्र शैलेंद्र प्रताप जी। शैलेंद्र प्रताप सिंह। जी, तो नौकरी भी गई और बर्बाद हो गया करियर उसका, और उसके साथ तो बड़ा अन्याय हुआ, पूरा देश देख रहा है। तो जब एक विवेचक जो कि राजपत्रित पुलिस अधिकारी है, उसका ही हम प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, हम उसका रिहैबिलिटेशन छोड़ दीजिए, जो उसका अधिकार था, वही नहीं हो पाए, तो इसके बारे में तो जो मैंने कहा ना कि ये तो बिल्कुल ही जैसे ब्लाइंड स्पॉट है हम लोगों में, तो इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत है, और मैं समझता था कि अगर इसमें हो जाता स्ट्रक्चर, तो बहुत ही अच्छा रहता। और उसका वो के जैसे ये जो कहा जा रहा है कि अब जो है वो अम, दंड आधारित संहिता से हम न्याय आधारित संहिता ला रहे हैं। तो ये पहले भी डिस्कशन होता था, हम लोगों के बीच में भी होता था, पुलिस ऑफ़िसर्स भी उसमें होते थे कि साहब कि हम जो है वो पूरी तरह से पिनोलॉजी पर आधारित हैं, हम विक्टिमोलॉजी पर ध्यान नहीं विक्टोमोलॉजी पे देते। नहीं है, बिल्कुल। तो अब हम कह रहे हैं कि साहब हम वी आर मूविंग अवे फ्रॉम पिनोलॉजी, बट वेयर आर वी गोइंग? को वाडिस, वेयर आर, विदर गोएस्ट दाउ। तो अब ये तो आपने दूसरा यक्ष प्रश्न उठा दिया इस चर्चा के दौरान, लेकिन टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। और कोई भी लॉ जब नया आता, आप याद करें कोई भी नया लॉ आता था, आपके सामने जब एनएसए आया, आपके सामने जब पोटा आया, आपके सामने जब टाडा आया, तो साल 2 साल लगते हैं कानून को समझने में। और ये बहुत बड़े बड़े कानून है, ये तो मुश्किल से 20-20 सेक्शंस के ये कानून थे, इनको समझने में वर्षों लग गए। अब ये जो आपके कानून है सर, इसमें मुझे बताया गया है कि 356 तो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन से 511 से, सीआरपीसी में बढ़ गए हैं, 533 हो गए हैं। अब आप समझ लीजिए 533 धन 356 धन 170, इनको समझने में कितना लगेगा, शायद मेरे जीवन काल में मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विवेचक, आई विश देम वेल, मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं कि थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा स्वाध्याय करें, और आगे मंगल ही मंगल है, क्योंकि इसमें जो है तमाम चीजें उनके लाभ के लिए भी हैं संजय जी। जैसे केस प्रॉपर्टी थाने कबाड़ खाना हो जाते हैं, अब ये कि हुँ। कोई कार और केस प्रॉपर्टी आई, वीडियोग्राफी कर लीजिए, डिजिटाइज कर लीजिए, नीलाम कर दीजिए, तो पैसा भी आएगा और थाने कबाड़ खाने नहीं बनेंगे। ऐसी तमाम चीजें आई हैं जो कि बहुत ही लाभकारी हैं। और फॉरेंसिक टीम, जैसे 7 साल से ऊपर की कोई भी अगर अपराध होता है, सीरियस ऑफेंस, वहां फॉरेंसिक टीम जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप जयपुर में है और जयपुर में एक साथ 10 केस घट गए जो कि रोज घटते हैं, जिनकी 7 साल से, तो 7 फॉरेंसिक टीम जयपुर में है नहीं है। तो इसके बारे में भी पहले सोच लें कि हमारा सामर्थ्य कितना है और हम किसकी तरफ और कितने का हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो सामर्थ्य को भी बढ़ाएं। ये सही है कि ई कोर्ट्स के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ट्रेनिंग के लिए आवंटित किए हैं। आपने वो भी तमाम और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक मॉब लिंचिंग जो बड़ा भारी प्रश्न था, उसको आपने डिफाइन कर दिया। एक चीज और थी कि जो हमारे गवर्नमेंट सर्विस को सीबीआई चार्जशीट करती थी और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आता था, अब 120 दिन के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आ गया। लेकिन इसका उत्तर नहीं कि अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिनाई कर दिया तब क्या होगा।
फिर उसका क्या विकल्प है? क्या आप कंटेस्ट करेंगे उसको? कहाँ जाएँगे आप? उसकी अपील कहाँ जाएगी? ये भी सही है सर कि 120 दिन के अंदर ये ऑर्गेनाइज़ क्राइम जो है, इसके बारे में तो बात हम लोगों ने कर ही ली है, लेकिन 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगनी है। चार्जशीट अगर 90 दिन में नहीं लगती तो टाइम लेके 180 दिन भी कर सकता है। 60 दिन में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और उसके 30 दिन के बाद आपका जजमेंट। तो लगभग ये उम्मीद की जा सकती है सामान्यतः 3 साल के अंतर्गत एक विचारण पूरा हो जाएगा और मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट्स, ये नहीं कि एडजर्न तारीख पे तारीख नहीं, मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट्स। तो ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन जो आपने कहा कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, विटनेस विक्टिम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ये जो तमाम चीजें हैं, इसके बारे में अगर समग्र चिंतन होता तो ये और भी ज्यादा खूबसूरती आ जाती इन एक्ट्स में। हाँ, लेकिन इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो शामिल नहीं है ना। आपने लोअर कोर्ट के ऊपर लगा दिए 2 एडजर्नमेंट्स, जी। 482 में स्टे हो गया, फिर क्या हम्म। होगा? अ, पहले बीच में एक निर्णय आया था, आई थिंक क्या है वो, शायद वो अ, एशियन रिसर्फेसिंग वाला जो जजमेंट था जी कि जी जी। स्टे जो है ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब ट्रायल कोर्ट में क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अभी-अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, आपको ध्यान जी हो, अभी जी जी जी। कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से हफ्ते भर जी, पहले। हफ्ते भर पहले की बात है। हाँ, और जो भी उसमें विचारण हुआ है कि दोनों पक्ष, जो पिटिशनर था और जो सरकार जी। थी, दोनों इस पर सहमत थे कि जो दवा है वो ज़्यादा खतरनाक निकली मर्ज़ से। बर्फ से ज्यादा, जी तो हाँ। ब तो वो जो है, वो तो एडजर्नमेंट 2 वाली जो बात है, वो तो मुझे लगता नहीं कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगी। वैसे थोड़ा-सा और चर्चा कर लें, जो कोर्ट्स के लिए जो प्रावधान किए गए हैं। अब ज ई कोर्ट का प्रावधान तो कर दिया गया, ये भी कर दिया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप जुड़ सकेंगे और सब कर सकेंगे, लेकिन सुविधा तो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो, मुंसिफ कोर्ट्स में तो बिल्कुल ही नहीं। उसमें कुछ बजट का प्रावधान किया गया, कितना बजट है इसका तो खुलासा स्टेट करेगी, लेकिन कहते हैं उसका बजट अलग है। और इसके बाद एक इसका विरोध इस कारण भी हुआ है कि ये आरोपी का अधिकार है कि न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, जिससे कि अगर वो स्वयं फेस टू फेस अगर बात करें, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। अब ये हर आरोपी अपनी डिफेंस में जो बातें करता है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर हम कारगर कर लेते हैं, जो कि कर लेंगे, हालांकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी एक इशू है। हम आप बात कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड आपके यहाँ, ब्रॉडबैंड मेरे यहाँ है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आपके यहाँ है, मेरे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन ग्लिचेस आते हैं। और ग्लिचेस हमारी वर्किंग में हमने, आपने भी रोज देखा, मैंने भी रोज देखा है। तो उन चीजों के मद्देनजर अगर 100-100 करोड़ स्टेट ने लगा भी दिया कि ई कोर्ट्स चलेंगी और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी न सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन बल्कि पेशी और बयानात भी होंगे, और सारी चीजें जो है वीडियोग्राफिक एफआईआर की स्टेज से चार्जशीट तक पूरे प्रोसीजर को डिजिटाइज करेंगे, क्या इतने संसाधन हैं? ये एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिसके आर्थिक और व्यवहारिक तमाम इसके मुद्दे हैं। पुलिसकर्मियों के, प्रोसिक्यूशन स्टाफ के प्रशिक्षण को लेकर के मुद्दे हैं। क्या हम इसका समाधान जल्दी कर पाएंगे? और आपने चूंकि प्रशासन को 4 दशकों से ज्यादा से देखा है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि अगर बजट एक बार आ भी गया, तो इस प्रशिक्षण करके व्यावसायिक दक्षता यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उस लेवल की लाने में कितने वर्ष और लगेंगे? इसका प्रश्न आप स्वयं दे दें, मुझे ना दें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की बात है। जी। वहाँ पर यदि आपको केस करना है, जी। तो आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित होके आपका फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा, जिसको कि आपका वकील वेरीफ़ाई करेगा। जब जी, तक जी, वो जी। नहीं होगा, तब तक आप वहाँ पिटीशन फ़ाइल नहीं कर नहीं सकते। कर पाएँगे। जी, जी। इसका तो कारण इसका कारण क्या हुआ? क्यों किया? उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि वकुलाए जो थे, वो बिना कंसेंट के किसी के भी तरफ से पिटीशन फ़ाइल कर देते थे। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और ये मैंने केवल लखनऊ में देखा है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ये भी श्योर नहीं है कि ये इलाहाबाद बेंच में है या नहीं है। लेकिन लखनऊ बेंच में किसी कारण से मुझे जाना पड़ा, तो मैं देखा, मैंने कहा भाई,
मैं तो ये कह रहा था कि भाई मैं यहीं से करके भेज देता हूँ, कि नहीं, यहाँ लखनऊ में तो आपको स्वयं आना पड़ेगा, फ़ोटो तो आपको यहाँ के काउंटर पे यही ही खिंचवानी पड़ेगी खिंचवानी पड़ेगी। जी। और उसको वेरीफ़ाई करके देगा आपका वकील, तभी आप यहाँ पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं और 6 महीने बाद आपको रिन्यू और कराना पड़ेगा उसको। सर ये कलूसिव लिटिगेशन ये जो बता रहा हूँ जो कुरीति है, मान लीजिए हमारा आपका एक किसी मकान का विवाद हो गया, मैं कुटिल बुद्धि का हूँ, मैंने एक डी खड़ा कर दिया जो आपके नाम का है, कह दिया कि साहब ये हमारा समझौता हो गया, ये आपके लिए कि हमेशा कुछ नहीं करना है, ये मकान विक्रम सिंह का है, मैंने दे दिया। आपको मालूम ही नहीं और 15 दिन बाद मैं पुलिस लेके देता चलिए संजय जी मकान खाली कीजिए, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो ऐसी-ऐसी जब धांधली होती है, तो ये सावधानियाँ भी ज़रूरी है कि संजय जी अगर जाएँ या विक्रम सिंह जाएँ, तो अपनी व्यक्तिगत फ़ोटो खिंचवा करके शपथ पत्र पे, वकालतनामे पे कराएँ, जिससे कि ऐसा ना हो कलूसिव लिटिगेशन। अब कलूसिव लिटिगेशन ऐसा नहीं है कि बिना सबकी आम सहमति के ये हो जाए। ये पूरा गिरोह जब चलता है, तब कलूसिव लिटिगेशन होता है। तो वो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के आईटी के ज़माने में ये तमाम चीज़ें अब ये तो ये भी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें एविडेंस एक्ट में कि आपके एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिजिटल जो कम्युनिकेशन है, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में शामिल होगा। अगर शामिल होगा, तो अगर संजय जी वहां से जयपुर से अपनी फोटो हस्ताक्षर दे रहे हैं, तो उसको भी मान लीजिए कि वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है। बहरहाल अब ये देखिए कालांतर में क्योंकि किसी भी लॉ को जब हम लागू करते हैं, उसके व्यवहारिकता के आने में और प्रैक्टिकल समस्याओं के आने में कुछ समय लगता है कि पूरी तरीके से वो विकसित हो या इवॉल्व हो जाए। लेकिन चलिए एक अच्छी शुरुआत है संजय जी। मैं समझता हूँ कि सरकार को, श्री बृजलाल जी को, गृह मंत्रालय को शुभकामनाएं देनी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा एक कार्य किया है। नाम तो बदला ही है। मैं समझता हूँ कि एक्शन भी बदल जाए, तब मान लीजिए कि बहुत ही शुभ संदेश होगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, इन धन्यवाद, धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपकी बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद, हिंद, वंदे धन्यवाद। मातरम। जय हिंद संजय जी, नमस्कार। थैंक यू।